आज हम लोग भारतवर्ष की अवधारणा जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में पढ़ना है, तो आज उसको हम लोग दो टॉपिक में आज पढ़ेंगे। भारतवर्ष की अवधारणा और भारत के नाम की उत्पत्ति और उसके द्वारा भारत को समझना। तो पहला है कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। हम लोग जानते हैं कि भारत अनंत काल से है, लेकिन भारत की भौगोलिक उल्लेख तो वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है, जो हमारी सबसे पुरानी लिखित सामग्री है, साहित्यिक रचना है। हालांकि वेदों में कई जगह भारतीय कबीले का उल्लेख मिलता है, कबीले, लेकिन भारत का नाम उल्लेख नहीं मिलता है। तो भारतवर्ष का पहला प्रमाण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में खारवेल के शिलालेख में मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष का आशय आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो उत्तर भारत से होगा। खारवेल के भारतवर्ष का जो खारवेल के शिलालेख में मिलता है उसमें हम देखते हैं कि मगध शामिल नहीं है। महाभारत में भी भारत का उल्लेख मिलता है, जिससे यह लगता है कि भारत काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें सुदूर दक्षिण और दक्कन का क्षेत्र शामिल नहीं मिलता है। आगे हम देखते हैं पुराणों में, देखते हैं तो पुराणों में भारत का उल्लेख अनेक बार हुआ है, परंतु इसका दायरा अलग अलग है। पुराणों में भारत के नक्शा के बारे में बताया गया है, कहीं बताया गया है चंद्रमा के आकार का है, कहीं बताया गया तिकोना है, कहीं बताया गया चतुर्कोण है। तो इस प्रकार हम्म, हम्म, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय ग्रंथ में भारत की कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो भी पुराण में मिलता है वह एक मत नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत को भारत माता के रूप में इसकी उत्पत्ति कब से हुई। तो भारत में स्त्री रूप में, यानी भारत के माता भारत को माता के रूप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बंगाली लेखक द्विजेंद्र राय थे। उन्होंने अपनी कविता में इसका उल्लेख किया है। बाद में यही उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में भारत को माता के रूप में उल्लेख किया है। उसके बाद भारत का उल्लेख मानवीय रूप में भी हुआ है, जो 1905 ईस्वी में अविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग में भारत को माँ के रूप में दिखाया गया, जो ऐसी माता का परिकल्पना की गई जो वैष्णव सन्यासिन थी। इस तरह हम देखते हैं कि भारत को अब देवी के रूप में स्थापित कर दिया गया। 1936 में तो बनारस में भारत का एक मंदिर, भारत माता की एक मंदिर भी बना दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की अवधारणा जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कैसे कैसे व्यतीत हुआ। अब आता है भारत नाम की उत्पत्ति और भारत को समझना। तो भारत के दो आधिकारिक नाम हैं, हिंदी में भारत है, अंग्रेजी में इंडिया है। इंडियन नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। श्रीमद् भागवत गीता और महापुराण में भी वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम का एक मनु के वंशज थे, और ऋषभ देव ने भी सबसे पहले सम्राट भरत के नाम पर भारत का नाम भारत रखा। अब इसे हम शाब्दिक अर्थ में तोड़ के देखते हैं तो भारत, भा जो रथ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक प्रकाश या विवेक रूपी प्रकाश में लीन। अब तीसरा नाम हम लोग हिंदुस्तान लेते हैं। हिंदुस्तान का मतलब हुआ हिंद की भूमि। यह अरब और ईरान के लोग इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारते थे। आए ऐसे मुंह बोला नाम इसका एक सोने की चिड़िया भी है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत में भी वर्तमान उत्तर भारत को ही भारत के अंतर्गत रखा गया है। भारत के अन्य नामों में भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप आदि हैं। तो भारत का आधिकारिक नाम हम लोग देखते हैं कि भारत गणराज्य है, जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक इंडिया भी कहते हैं। तो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा यह देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है,
पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण में श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो आधुनिक मानव, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस कहते हैं, तो यह अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55,000 वर्ष पहले आए थे। 1,000 वर्ष पहले ये सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से के तरफ बसे हुए थे, जहाँ से इन्होंने धीरे धीरे पलायन किया और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित किया। ईसा पूर्व में हम देखते हैं 1200 ईसा पूर्व में देखते हैं कि संस्कृत भाषा में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और इसके बाद यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हुआ। ऋग्वेद की रचना हुई 400 ईसा पूर्व। आते आते हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं कि जातिवाद भी देखने को मिल जाता है। इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्पन्न हो रहे थे। प्रारंभिक राजनीतिक एकीकरण से गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्य का भी जन्म हुआ और उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। तो अब इसके बाद हम लोग भारत के मध्यकाल में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा रहे थे। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति को बनाए रखा। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया तथा अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज्य शासन सन 1858 ईस्वी में शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में शुरू हुआ, जो अहिंसक विरोध के रूप में जाना जाता है, जिससे ब्रिटिश शासन को समाप्त किया। 1947 में भारत दो स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, भारतीय अधिपत्य और पाकिस्तानी अधिपत्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। सन 1950 में भारत एक संघीय गणराज्य बना। भारत की जनसंख्या जो 1951 में 36.1 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 में 21 करोड़ हो गई। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो उस समय 564 रुपया थी, जो बढ़ के 2011 में 51,498 रुपया हो गई। साक्षरता दर भी 16.6 से बढ़ के 74% हो गई। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई विकसित अर्थव्यवस्था है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो यह विश्व का केंद्र बन गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत उल्लेखनीय और अद्वितीय प्रगति की है। भारत ने गरीबी दर को काफ़ी सीमा तक कम कर दिया है। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश हो गया है। कश्मीर और भारत चीन सीमा पर भारत पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। इन सब बातों के होते हुए कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे लैंगिक असमानता है, बाल शोषण है, बाल कुपोषण है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है आदि भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। और इसके 21.4% क्षेत्र पर जो वन है, यह भी एक समस्या है। इन्हें भी बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के वन्यजीव, जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है और इन वन्यजीवों को भारत में सुरक्षित आवास मिले, इनकी व्यवस्था करना जरूरी है। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम भारत को और आगे विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद। क्या मिनट हुआ? 12 मिनट।